वो ऑपोजिशन जो कि आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि एसी सिग्नल पर ऑपरेट हो रहा है। ओके, आपके सर्किट जो आपके सिग्नल ऑपोजिशन दे रहा है या आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट की जो ऑपोजिशन है उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमने देखा कि रेजिस्टर और रेजिस्टर की जो इम्पीडेंस और रेजिस्टर थी दैट इज द सेम, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर की जो इम्पीडेंस है वो एक इमेजिनरी पार्ट था, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी था, यानी कि वो आउट ऑफ फेज थे वहां पर वोल्टेज और करंट। रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज थे, जबकि कैपेसिटर और इंडक्टर में वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज थे। कैसे थे वो सारी डिस्कशन आपने देखी। उसके बाद फिर हम थ्योरम्स पे आते हैं, तो हमने कहा कि जो हमारे नेचुरल लॉज थे केसीएल केवीएल वो बिल्कुल वैसे ही हैं। ठीक है, यानी कि समेशन ऑफ नोड, समेशन ऑफ करंट एट अ नोड, समेशन ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज्ड पाथ इन अ लूप या इन अ मेश कंसर्न्स। ठीक है, उसके बाद फिर उनकी बेसिस पर वोल्टेज डिवाइडर या करंट डिवाइडर जो आए थे, तो हमने वोल्टेज डिवाइडर लास्ट टाइम से देख लिया। करंट डिवाइडर की डिस्कशन आज हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, करंट डिवाइडर की सबसे पहली कंडीशन ये कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड, दो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जिनकी कुछ इम्पीडेंस है Z प्लस Z इक्वल टू R प्लस j ओमेगा L या R प्लस 1 ओवर j ओमेगा C, जो भी आपके पास है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड। सिंपलीफाइड फॉर्म जो से हम बात स्टार्ट Z1 और Z2 इज देयर। ठीक है जी, और ये वाली बात आपको पता है कि अगर पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो तो इसकी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो है वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ओवर। ठीक है जी सर। टेक्निकली या बेसिकली इन दोनों का एलसीएम आप लेते हैं। ठीक है, 1 ओवर z इज इक्वल टू एलसीएम समीशन ऑफ एलसीएम या फिर इस तरह की फॉर्म। ओके, पैरेलल में होना चाहिए दो कंपोनेंट्स को, वोल्टेज डिवाइडर में दो कंपोनेंट्स को सीरीज में होना चाहिए। ओके, और अगली कंडीशन कि इन दोनों के यानी कि जो कंपोनेंट्स पैरेलल में है, अब्दुल्ला, ठीक है, इनके अक्रॉस आपको करंट ठीक। जी सर। अब यहाँ पर मुख्तलिफ सिचुएशन आ सकती है कि आपका जो ओवरऑल सर्किट है, अच्छा ये जस्ट हमने चंक उठाया है अपने एक सर्किट का, इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे जो है वो कंपोनेंट्स लगे, यानी कि एक सर्किट था, सर्किट का एक वो पोर्शन जहाँ पर दो कंपोनेंट्स पैरेलल में लगे। ठीक है, अब हो सकता है कि इस सर्किट को जो वोल्टेज दिया गया हो वो वोल्टेज सोर्स हो। जी सर। ठीक है, और बाय एनी मींस किसी और मेथड को यूज करते हुए आपने इन दोनों के अक्रॉस या इन दोनों के साथ जो करंट फ्लो करेगा उसको फाइंड आउट करना, या एक डायरेक्ट सिचुएशन हो सकती है कि वो ऑलरेडी गिवन है। बाय एनी मींस जो कंपोनेंट्स पैरेलल में हैं उनमें फ्लो करता हुआ करंट आपको मालूम, टोटल करंट उसके जो उनके क्रॉस जो उनमें से फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर वोल्टेज डिवाइडर को मैं रिवाइज करूं तो वोल्टेज डिवाइडर में कंडीशन थी कि दो कंपोनेंट सीरीज में होने चाहिए और उनके क्रॉस वोल्टेज मालूम होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ पूरे सर्किट में कितना वोल्टेज या करंट फ्लो कर रहा है। ओके, बात सिर्फ और सिर्फ इस चंक की हो रही है, यहाँ पर करंट डिवाइडर। ओके, तो ये दो कंडीशंस आपने वोल्टेज डिवाइडर या करंट डिवाइडर अप्लाई करने से पहले देख ले। ये मैं जस्ट रिवीजन कर रहा हूँ, मुझे पता है आपको वोल्टेज डिवाइडर करंट डिवाइडर ऑलरेडी आता है, पीसीए में आपने कहा। ओके जी, अगर मैं इस नोड पर केसीएल अप्लाई करता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज माय टोटल करंट सर्किट का जो इनपुट वोल्टेज करंट है उसकी बात नहीं हो रही, इन दो के क्रॉस कर करंट। ठीक है, तो ये लेट्स सपोज ओके जी सर। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो करंट इसमें सेम फ्लो करता है। ठीक है, जितना करंट इस
इंपीडेंस में फ्लो कर रहा है इतना ही करंट इस इंपीडेंस में भी फ्लो करेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में करंट पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, करंट मैं गलत बोल गया सर। अगर दोनों करंट सेम हो तो हमें फायदा क्या, करंट डिवाइडर का? वेरी गुड, ठीक हो गया, सॉरी मैंने गलत पढ़ा। सारे जा रहे ओके, सो आपकी बात मानते हुए अब्दुल्ला, ये लोग कह रहे हैं कि अगर दो इंपीडेंसेस, दो कंपोनेंट्स पैरेलल में हो तो उनके क्रॉस वोल्टेज बराबर हो। आप इसे एग्री करते हैं? मैंने एग्री नहीं किया था, मैंने कहा था करंट बराबर होगा, लेकिन अब जब वीडियो चल रही डेमोक्रेसी, तो क्या ख्याल है, इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज बराबर है? नहीं है? बताओ। मेरे मुताबिक नहीं है, तुम्हारे मुताबिक ऊंचा बोलो ना। मेरे सर वेरी गुड, ठीक है। ठीक, आप सब लोगों के मुताबिक, क्योंकि आप लोगों ने केवीएल पढ़ा हुआ है और वहां पर क्लोज पाथ में वोल्टेज बराबर होता है, तो इसीलिए आप लोग ये वाली बात कह सकते हैं। तो वोल्टेज इन दोनों कंपोनेंट्स में बराबर है। तो जो कंपोनेंट्स आपस में पैरेलल है, ये जो करंट सोर्स है ये भी पैरेलल में कनेक्टेड है ना, यानी कि यहां से यहां तक का वोल्टेज जो है वो इस नोड यानी हेड नोड, ठीक हो गया जनाब? जी सर। ठीक है। V is equal to IZ, हमने कह दिया कि वो पहले से शुरू हो गया। सो अगर मैं V से मुराद वो वोल्टेज जो किसी के कंपोनेंट में यानी कि इक्विवेलेंट वोल्टेज जो है, जी सर। करंट जो यहाँ से सोर्स है, और Z अगर मैं इन दोनों इम्पीडेंसेस की बजाय एक इम्पीडेंस, ठीक है जनाब, ये वाली सिचुएशन आ जाती है के ऊपर। और ओके जी, क्या बात क्लियर होगी? ये सिचुएशन यहाँ पर। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, I1 current flowing in this impedance is equal to voltage across this impedance, which is fortunately the same, and divided by this impedance or the equivalent impedance. इसी की impedance है। पहले सुनिए बात की, V is equal to I आती हो, V is equal to IZ की वजह से क्यों भाई? इस कंपोनेंट में फ्लो करता हुआ करंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसी के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड बाय इसी की इंपीडेंस, टोटल सर्किट की इंपीडेंस की बात कर रहे हैं। ओके, सो अगर मैं V की ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, कौन सी वैल्यू? ये वाली क्या करूं? करंट भी सोर्स के क्रॉस मूव करना होता है, उसका ऑपोजिट वाला नहीं लेते, उसका ऑपोजिट वाला ऊपर नीचे दोनों का सम। वेरी गुड, ये हमारा एंड कंक्लूजन है करंट डिवाइडर है। लेकिन अभी हम जो है ना उसकी डेरिवेशन पे जाना, कैसे कैसे ट्राई सर V की वैल्यू को y से करेंगे। ठीक है जी सर। So V come to be here. सेम वही जो हमने स्टार्ट किया है, वही जो हम स्टार्ट किए हैं। I1 मुझे फाइंड आउट करना है। इस वाली इक्वेशन में क्या क्या चीज अननोन थी? वोल्टेज मालूम नहीं, करंट तो वैसे करंट डिवाइडर में गाइस, लेकिन Z1 मालूम है, इंपीडेंस
मालूम है? जी सर। अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह कर देता हूँ, इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, ठीक है? अब जो इक्वेशन बनती है, इस इक्वेशन में I is the current जी which सर। is flowing across, which is flowing through voltage across current. तो ये मालूम है? सबसे पहली बात हमने क्या की कि दोनों इम्पीडेंसेस या दोनों कंपोनेंट्स पैरेलल होने चाहिए और करंट मालूम होना चाहिए। तो ये एक अननोन, ये नोन, ये मालूम है। Z equivalent impedances of both the components मालूम है? अब जुदा बोलो यार, ये मालूम है कि नहीं? ओके, ये टर्म नॉन है, ये टर्म नॉन है, ये टर्म अननोन है और ये टर्म अगेन से नॉन है। तो अब ये जो इक्वेशन है, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन है और वो हमें निकालना है। तो अगर मैं इसकी सब्स्टिट्यूशन कर दूं, z इक्वल की जगह पर वो वाली वैल्यू रखूं, ओके, वो जो बात आप कर रहे थे, अगर मुझे इस कंपोनेंट में से फ्लो करता हुआ करंट मालूम करना है तो मुझे अदर कंपोनेंट की इंपीडेंस को नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर में दोनों इंपीडेंसेस और फिर मल्टीप्लाई करना है करंट से। अगर मैं आपके साथ अभी रिवाइज करूं, वोल्टेज डिवाइडर ये कह रहा था जिस कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है उसकी इम्पीडेंस और टोटल वोल्टेज। गुड, ठीक। जी सर। तो ये एक डिफरेंस है वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर में। वो वाले डिफरेंसेस जो उनकी इनिशियल कंडीशंस के हैं वो तो हैं कि वोल्टेज डिवाइडर में सीरीज में होना चाहिए और उसके अक्रॉस सीरीज के पूरे का पूरा वोल्टेज मैच होना चाहिए। उसके अलावा फार्मूले के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अदर कंपोनेंट का नाम दिया था क्योंकि कंपोनेंट्स है ही दो, फिलहाल मैंने ऑपोजिट कंपोनेंट का नाम दे दिया, ठीक। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, वोल्टेज डिवाइडर ये कह रहा था कि चाहे आपके पास सीरीज में 2 करोड़ या अनलिमिटेड कंपोनेंट्स आ जाए, जी सर, तब भी आप वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। लेकिन करंट डिवाइडर ये वाली बात नहीं कर रहा, ओके। अब यहाँ पर नॉमिनेटर में आप कौन सा इंपीडेंस जो है, कौन सा कंपोनेंट की इंपीडेंस जो है सर Z2 और Z3 की इक्विवेलेंट इंपीडेंस। ठीक है, नहीं ये इतना सादा नहीं होगा, आपको दोबारा से यहाँ से Z इक्विवेलेंट निकालनी होगी। जी सर। which will be combination of Z1 Z2 plus Z2 Z3। और अगर एक और यानी कि इन अदर वर्ड्स आपको हर दफा या तो एक बल्कि फार्मूला याद करना होगा 3 कंपोनेंट 4 कंपोनेंट्स के लिए, जैसे जैसे कंपोनेंट्स ऐड होते जाते हैं, या फिर ड्राइव करना होगा, तो फिर फार्मूले का फायदा तो ना होगा, ठीक है। फार्मूले का फायदा तो यहाँ पर हो रहा था वोल्टेज डिवाइडर। जनाब जिस भी कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालना है उसकी इंपीडेंस को ऊपर रखें। अब चाहे 2 करोड़ कंपोनेंट्स आपके पास सीरीज में लगे और उनके क्रॉस वोल्टेज मालूम हो, ठीक है। जी सर। यहाँ पर भी हम ऐसे सिचुएशन जो है वो डिजाइन कर सकते हैं और हमने कहा था एक इंपीडेंस के साथ एक और टर्म है एक्सेप्टेंस, एडमिटेंस या एक्सेप्टेंस, ठीक है। जी सर। हम यहाँ से शायद एक निकाल सकते हैं। अगर मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को Z1 Z2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, मल्टीप्लाई तो उसके बाद ऐसी सिचुएशन निकल आएगी, ठीक है। अब वो वाली बात जो हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर में थी वो सब मिलकर क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर दे रहा था वो यहाँ पर भी आ गई। अब आप अनलिमिटेड कंपोनेंट्स जो है वो पैरेलल में कनेक्ट करते जाएं, ठीक है। अगर इंपीडेंस गिवन है तो उसको आसानी से आप एडमिटेंस में कन्वर्ट करेंगे, ओके। और फिर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते जाएंगे और करंट से करेंगे। जी ना, वेरी गुड। पैरेलल में आपके पास
ठीक है, 5 कंपोनेंट्स पैरेलल में लग गए और जो टोटल करंट इनमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो आपको मालूम है, वो किसी भी तरीके से आपको मालूम है, चाहे कोई सोर्स लगा हुआ है, इन 5 की बात होती है, या फिर यहाँ से कुछ दूसरे कंपोनेंट से आने वाला करंट आपको बता दिया है कि जनाब ये वो टोटल करंट है जो इन 5 पैरेलल कंपोनेंट्स में फ्लो करेगा। ओके, ये दोनों कंडीशन पहले आपने देखी, कंपोनेंट्स पैरेलल में और जितने पैरेलल में कंपोनेंट्स हैं उनमें फ्लो करता हुआ टोटल करंट। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि कौन से कंपोनेंट में आप करंट मालूम करना चाहते हैं? Z3। ओके, Z3 का जो करंट है उसको मैं I3 से लेबल कर देता हूं। Z3 को डिवाइड किया 1 से, तो वो एडमिटेंस बन गई। Y3 को मैंने नोमिनेटर में रखा, जितने भी पैरेलल में कंपोनेंट्स हैं 3 तक नहीं था, डिवाइडेड बाय 2 Y3 सबका सम होना है, चाहे आप किसी भी इंपेडेंस के अक्रॉस इंपेडेंस में फ्लो करता हुआ करंट था। ओके जी सर। और फिर इसको आपने टोटल मल्टीप्लाई कर देना है उस करंट से। मैं ये वाले अल्फाज इस्तेमाल जो दिया गया होगा या जो बताया गया होगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर हो सकता है कि आपको सर्किट का हिस्सा लास्ट टाइम डिस्कशन करें कि टोटल सर्किट का करंट दे दिया हो और आप ये साथ ही आपने इस पर हम लास्ट टाइम भी वोल्टेज को भी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है? ठीक है भाई, तो ये वो करंट नहीं है जो कि आपके सर्किट को ओवरऑल दिया गया है, या अगर दो सोर्सेस कनेक्टेड है सर्विस प्रोविजन आने वाला है तो आप उन दोनों को ऐड करते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है जी सर। उन 5 या 500 कंपोनेंट्स जो कि पैरेलल में या सीरीज में हो, उनके वोल्टेज और करंट की डिस्कशन हो रही है वोल्टेज और करंट डिवाइडर में इस तरह से। ठीक है बिल्कुल, ये याद रहेगी बात छोटी सी। इनके क्रॉस टू कंट्रोल, इनके क्रॉस कंपोनेंट के क्रॉस टू कंट्रोल जी, जो कि इन कंपोनेंट्स में इकट्ठा फ्लो करने के लिए आ रहा होगा इस नोड के ऊपर। अब ये एक ही नोड है जहां पर ये सारे कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक है अब्दुल्ला, यही कहानी थी ना। ये यहाँ पर 5000 पैरेलल में कंपोनेंट्स लगे हैं, तो इस नोड में जो करंट आ रहा है ये वो टोटल आई, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ रेस्ट ऑफ द सर्किट के। बाकी सर्किट के अंदर जो है वो कहां पर कितना, ठीक है, बहुत ज्यादा वैसे नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात हमने लास्ट टाइम भी एम्फसाइज की, अभी भी एम्फसाइज की, और ये बात आपको ऑलरेडी पता थी वोल्टेज डिवाइडर करंट। ओके जी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज ये मुमकिन है कि आपके जो सर्किट में कंपोनेंट्स हो ना वो सीरीज में हो ना तो वोल्टेज डिवाइडर नहीं लग सकता, ठीक है, ना वो पैरेलल में हो तो करंट डिवाइडर नहीं लग सकता। तो एक कोशिश आप लोगों ने की हुई है कि कंपोनेंट्स को सीरीज या पैरेलल में कन्वर्ट किया जा सके। जी सर। वो कैसे बना? वेरी गुड, डेल्टा टू वाई, वाई टू डेल्टा कन्वर्जन। मैं एक क्विक रिव्यू इसका देंगे तो तैयार है। स्टार्ट करती है रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओके जी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है, और आपको ये फीलिंग्स आ रही हैं कि अगर इसकी बजाय स्टार कंपोनेंट यहाँ पर डेल्टा के साथ क्या वाई, ओके, वाई अगर यहाँ पर कनेक्टेड होता तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती है, हम उसको सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही है, तो अब आप चाह रहे हैं कि मैं इस डेल्टा की बजाय मैं वाई में एक सर्किट को डिजाइन करूँ। अब्दुल्ला, ठीक, अच्छा जी। सो आपने सोचा कि
पहला स्टेप क्या था जनाब? जिन नोड्स पर आपका डेल्टा कनेक्टेड है उन्हीं नोड्स पर आपने y को कनेक्ट करना। इट्स अबाउट द नोड्स। डेल्टा y की कन्वर्जन नोड्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस बात की समझ आती है कि भाई किस जगह पर डेल्टा था और मतलब उन्हीं नोड्स पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके 1 2 3 नोड्स थे, 1 2 3 नोड्स, तो इन्हीं नोड्स के ऊपर आपने y को बनाना है, या फिर y से डेल्टा में जाते हुए भी जो डेल्टा y का जो पहली बुनियादी चीज है याद रखने वाली, समझने वाली, वो ये नोड्स है। ठीक है, ओके। अब जो डेल्टा और y की स्ट्रक्चर होती हैं वो सर्किट के अंदर डिफरेंट किस्म की होती हैं। हर दफा ऐसे आप यकीनी होते कि इस तरह से बना हुआ आ जाता है, तो वो जो फार्मूला से उनको याद करते रहे बंदा जो है ना वो मैस में आता है। अच्छा मैं किस चीज़ को Z1 कहूँ, किस चीज़ को Z1 कहूँ, ये सारी बातें आपने वहाँ पर डेल्टा वाई में सीखी भी है। बस मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी से, बेहतर? ठीक है, जरा ध्यान देना। ओके, अब हम इनको कुछ भी नाम दे देते हैं। ओके, हाँ भैया अब्दुल्ला, पहले डेल्टा का नाम दे दो भाई। अब्दुल्ला, हाँ भाई अहमद, इसका नाम क्या है? Z1 सर क्या कंपोनेंट्स है ना। अब इशू जो है टेक्निकली जब आप सर्किट सॉल्व करने लगते हैं तो वहां पर बना बनाया डेल्टा या वाई नहीं आ रहा। ठीक है, इशू ये है कि जो आपने फार्मूले याद किए हुए कि Z1 is equal to ZBZC over ZA plus ZBZC, उस वक्त आप कहते हो है क्यों ऐसा है कि वैसे मेरा ओके ठीक है। तो हम इन नामों से आजाद होकर काम करते हैं। कोई भी नाम हो, किसी की भी कोई भी इंपीडेंस आ जाए तो आप इस तरीके से फार्मूला याद करें कि आपको ये परेशानी ना हो कि अब मैं इसको पहले उस फॉर्म में जिसको किताब के अंदर बनाया गया है वैसे करूँ, फिर नाम करूँ, और इसी को Z1 देना है, इसी को Z2 देना है, इसी को ZA देना है, इसी को ZB देना है। ठीक है, ये सारी डिस्कशन साइड पे। ओके, तो फिर अगर फार्मूला मिल जाए तो फिर मजे की बात है ना। तो सीखना चाहेंगे? ऑलरेडी सीखा हुआ आप लोगों ने, ऐसे ही था। ओके, तो इन दोनों का नाम हो गया, इसका नाम कुछ ये हम कर देते हैं नाम पे, थोड़ा टेक्निकल भी कर देना यार। ठीक है, ये इंपीडेंस, इसकी ये इंपीडेंस आ गई, सर्किट में तो इंपीडेंस है। ओके ठीक है, तो अब इसके साथ आप ये वाले फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ओके, हाँ जी, इनके क्या जो है वो नेम्स कर दें जो आपके नए इंपीडेंसेस आएंगी आपको। ऊंचा बोलो, आज आया नहीं बस अली है सामने बैठा है साले। जी जी हाँ भी साले, इसको काम मान कर जनाब ओके जी। बेसिकली ये आपकी इंपीडेंसेस होंगी यहाँ पर। ठीक है, ये 3 इंपीडेंसेस थी जो कि डेल्टा की शेप में थी, और आप चाह रहे हैं कि 3 और इंपीडेंसेस आ जाए जो कि वाई की शेप में हो। क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि जो रेस्ट ऑफ द सर्किट यहाँ पर कनेक्टेड है वो इस वाई के साथ मिलकर सीरीज पैरेलल में या निस्बतन आसान स्ट्रक्चर में आ जाए। आप नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस सीरीज पैरेलल में नहीं दिया था, तब कोई और थ्योरम वगैरह अप्लाई कर सके। अहमद यहीं पर ही पक्की बात। ओके, सो लिखने वाला ये कहता है कि अगर तो आपको फॉर एग्जांपल सॉलिड की इंपीडेंस फाइंड आउट करना, ठीक, तो आप क्या करेंगे कि जिन नोड्स पर सॉलिड कनेक्टेड है उन नोड्स पर जो 2 इंपीडेंसेस कनेक्टेड है, इस नोड पर, नोड 1 पर सॉलिड कनेक्टेड है ओरिजिनल डेल्टा के साथ, यहां पर जो 2 इंपीडेंसेस कनेक्टेड, ठीक है, उनको आप अहमद और डिवाइडेड बाय जो आपका ओरिजिनल था इसको सॉल्व करना है। अहमद प्लस अब्दुल्ला प्लस 5 प्लस 3 होगा।
ठीक है। सिमिलरली अगर आपको इब्राहिम की इंपीडेंस फाइंड आउट करना है तो इब्राहिम जिस नोड पर कनेक्टेड है 3 पर, वहां पर जो आपका बेसिक डेल्टा था वहां पर कौन कौन कनेक्टेड है उनको मल्टीप्लाई। ओके चलो डिवाइडेड बाय ओके ठीक है। तो डेल्टा टू आई कन्वर्जन करते हुए एक ही दफा आपने सबसे पहले ये वाला काम कर लिया जो तीनों। ओके ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास गिवन जो है, गिवन को हम ब्लैक में रखो। ओके आई एम सॉरी अबाउट माय ड्राइंग और जल्दी भी मुझे बहुत ज्यादा इस वक्त क्योंकि ये सब रिवीजन चल रही है। ओके जी ये आपके पास 1 नोड 2 नोड 3 4। एक और चीज आपने नोट की हुई है यार पहले से कि जो आपके सर्किट में पहले 3 नोड्स थे, अब आप जब आपका नया सर्किट आएगा तो वहां पर अब आपके पास 4 नोड। ये अब आपके पास नया सर्किट नोड की नंबरिंग अपनी मर्जी से अपनी वजह से उस सर्किट में ऑलरेडी आपने की होगी। सर्किट को देखते ही सबसे पहला स्टेप आपने करना ही नोड की आइडेंटिफिकेशन और उनकी लेबलिंग, फिर उसके बाद आपने लूप्स को देखना, फिर आपने सीरीज और पैरेलल को देखना, फिर उसके बाद आपने सोचना है या देखना है कि सवाल है क्या और करना क्या। एंड इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स मैक्सिमली 2 मिनट्स। ठीक है। तो अब वो जो आपके पास पहले 3 नोड्स थे अब 4 नोड्स हो गए। यहाँ पर उसके उलट हो जाएगा कि जो 4 नोड्स हैं जब आप डेल्टा बनाएंगे तो वो 3 नोड्स हैं। ओके सो अब मुझे इसकी बजाय एक अदर डेटा, ये एक ही नोड है, मेरी ड्राइंग की वजह से। ठीक है जी। ओके जी डिवाइस से डेल्टा में जाना है आपने तो फिर क्या करें? नाम पहले तो दे देना 1 + 2j 3 + 5j 9 + 10। ठीक है। ये 3 इंपीडेंसेस कनेक्टेड थी और अब आपने इनकी बजाय यहाँ पर कुछ और इंपीडेंसेस निकाले। ठीक है। इनका नाम कुछ भी रखते हैं आप, Z11 हो सकता है, Z13 हो सकता है, Z12 हो सकता है। ठीक है। यानी कि ऑलरेडी सर्किट के अंदर कोई 10 एक इंपीडेंसेस मौजूद थी जो अब आप नहीं बनाएंगे, उनको आपने ये नाम दे दिया। ओके जी। सो अगर आपने हमारा फाइंड आउट कौन सा वाला करना है काम, Z12 Z11 और Z13। ठीक है। कि हमारे पास एक Y गिवन है और हमने उससे डेल्टा निकालना। ठीक। तो चाहे आपने Z11 Z12 Z13 कुछ भी निकालना है, जो तीनों कॉम्बिनेशन है ना आपके गिवन, डेल्टा टू आई कर रहे हैं या वाई डेल्टा कर रहे हैं? देर बनी कितनी देर में वापस आया? जल्दी करो यार, इतना टाइम कहाँ है हमारे पास। ठीक है। मेहरबानी। ओके आप समझ आइए भाई क्या कर रहा था। हाँ तो मैं ये गलती कर रहा था, वही वाला काम हम रिपीट कर रहे थे। ठीक है। तो अब क्या आपके पास गिवन है ब्लैक, ये इंपीडेंस गिवन है। अब मैं उतने लंबे चौड़े नाम नहीं लिख रहा, Z11 Z12 Z13 ये इंपीडेंसेस 10 8 9 इंपीडेंसेस इनके दाएं बाएं लगी हुई। ओके ये नंबर्स ही है और अब आपने जो निकालनी है वो डेल्टा की वैल्यूज निकालनी है। दिस वन तो वो क्या कहता है जनाब, अगर आपने ZA की वैल्यू निकालनी, फर्ज करते हैं इसका नाम क्या था जनाब, क्या नाम लेना चाहिए? ABC।
अगर आपने ABC की इम्पीडेंस निकालनी है, एक कंपोनेंट का नाम है और उसकी इम्पीडेंस, या GABC कर दें तो इसकी इम्पीडेंस, तो आपने पहले तो जिस तरह यहाँ पर हर किसी में आपने डिनोमिनेटर रखा होता है,